वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। देखा था कि कैसे अकबर एक महान राजा थे और उनके शासनकाल को मुगल पीरियड का गोल्डन पीरियड कहा गया है। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था अकबर के 9 ज्वेल्स या फिर नवरत्न के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिए। उसका लिंक जो है आई बटन में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जिससे कि आप जाके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारी इस सीरीज़ में हम अभी इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत की थी, जो कि 2500 बीसी से शुरू हुई थी, और एंशियंट हिस्ट्री को कवर करने के बाद में मेडिवल हिस्ट्री को अभी हम कवर कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत को कवर किया था हमने पूरे तरीके से, और अभी मुगल सल्तनत कवर कर रही है। ये हमारा मुगल सल्तनत का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे और ब्रिटिशर्स कैसे भारत में आए थे, कैसे भारत में यूरोपियन इन्वेजन हुआ था और भारत गुलाम बना था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में जो है हम अकबर के सक्सेसर्स यानी कि अकबर के बाद जो राजा बने थे मुगल साम्राज्य के, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि अकबर जो कि एक महान राजा थे जिनको काफ़ी पसंद किया जाता था लोगों के बाद, लेकिन उनके सक्सेसर उनके बिल्कुल विपरीत थे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, या फिर काफ़ी रिवॉल्ट हुए थे जिनके खिलाफ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि अकबर सक्सेसर्स के ऊपर है और हमारे हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ का 22वां लेक्चर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे लेक्चर्स की तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पर ए बी स्टडीज़ ग्रुप है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आसानी से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जहांगीर अकबर के बाद जो है उनके पुत्र जहांगीर, जिनको सलीम के नाम से भी जाना जाता है, बचपन का नाम जिनका सलीम था, वो 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। जहांगीर का शासनकाल जो था वो 1605 से 1627 ईस्वी तक चला था। इनके बचपन का नाम सलीम हमने अभी बात कर लिया, और इनको जो है जहांगीर का टाइटल दिया गया था। जहांगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व विजेता। जहांगीर जो है वो काफ़ी क्रूर राजा थे। प्रजा काफ़ी परेशान, काफ़ी तानाशाह किस्म के राजा थे, और मुस्लिम वादी कट्टर मुस्लिम थे। ये इतने क्रूर थे कि ना केवल प्रजा बल्कि इन्होंने अपने खुद के बेटे खुसरो मिर्जा को भी इम्प्रिजन करके रखा था, नज़रबंद करके रखा था, और उस पर काफ़ी अत्याचार किया करते थे। जहांगीर जो थे मुगल साम्राज्य के, उन्होंने सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव को मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था? क्योंकि जहांगीर मुस्लिमवादी थे। वो चाहते थे कि इंडिया में जो है केवल मुस्लिम एक लौता रिलीजियन रहे, और इसीलिए जो है वो जबरन, या अगर कोई सहमति से मान जाए तो सहमति से ठीक है, नहीं तो जबरन जो है लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाते थे। तो अर्जन देव ने मना कर दिया था, सिखों के गुरु भी थे। तो जब वो नहीं माने तो उनको मरवा दिया गया था। अब गुरु अर्जन देव कौन थे? तो गुरु अर्जन देव वही थे जिन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की स्थापना करवाई थी। उसकी शिलान्यास अर्जन देव द्वारा ही कराई गई थी, और वो भी अर्जन देव ने खुद नहीं की थी। मियाँ मीर नाम के एक सूफी सेंट थे, उनसे जो है अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसकी फाउंडेशन रखवाई गई थी गुरु अर्जन देव के द्वारा। इन्होंने उनसे आग्रह किया था कि आप इसकी जो है फाउंडेशन रखिए। देखिए, हमारे भारत की ये विशेषता रही है कि यहाँ पर लोगों में भाईचारा काफ़ी था। अर्जन देव सिखों के गुरु, लेकिन फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? मियाँ मीर ने। ये होती ही है भाईचारे की मिसाल। तो जहांगीर क्रूर राजा अपने खुद के बेटे खुसरो मिर्जा को भी काफ़ी प्रताड़ना में रखते थे, नज़रबंद करके रखा हुआ था, और लोग, जनता, प्रजा जो है इनके शासनकाल में काफ़ी दुखी थी। इसके बाद जो है देखिए, 1611 ईस्वी में जहांगीर का विवाह हो जाता है मेहरुनिसा से। अब मेहरुनिसा कौन थी? तो मेहरुनिसा वही थी जिनको आप लोग नूरजहां के नाम से जानते हैं। अब नूरजहां का मतलब क्या होता है? तो नूरजहां का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का प्रकाश। इतनी सुंदर थी कि उनको नूरजहां का टाइटल दे दिया गया था। इसके अलावा नूरजहां को बादशाह बेगम और नूर महल का भी खिताब दिया गया था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बादशाह बेगम का जो है टाइटल किसको दिया गया था। तो नूरजहां है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नूरजहां के जो बड़े भाई थे,
एल्डर ब्रदर असाफ खान, उनको जो है जहांगीर ने खान ए सनम की उपाधि दी थी, जो कि कोर्ट में एक मंत्री या फिर एक बड़े नोबल की पोजीशन होती है, वो दे दिया था इन्होंने असाफ खान को। देखिए, नेपोटिज्म जो है उसी समय से भारत में भाई भतीजावाद तब से ही चलता आ रहा है। बीवी का भाई था तो उसको बना दिया मंत्री। आगे देखते हैं, 1612 ईस्वी में असाफ खान की बेटी अर्जुमन बानू बेगम। तो अर्जुमन बानू बेगम जो है ये वही है जिनको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल कौन थी? तो जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, वही मुमताज बेगम जो है उनका, या मुमताज महल का असली नाम जो था अर्जुमन बानू बेगम था। तो कौन थी ये? तो असफ खान की डॉटर थी। असफ खान यानी कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बड़े भाई, उनकी बेटी थी अर्जुमन बानू बेगम। इनका जो विवाह है 1612 ईस्वी में, वो खुर्रम खान के साथ हो जाता है। खुर्रम खान शाहजहां का ओरिजिनल नेम या फिर चाइल्डहुड नेम था। शाहजहां जहांगीर के बेटे थे। देखिए, मतलब अपने मामा की बेटी से ही शादी हो जाती है किसकी? तो शाहजहां की। जहांगीर जो है क्रूर राजा तो थे ही, लेकिन इसके अलावा उनकी जो रुचि थी संगीत और बाग बगीचे बनाने में उनकी काफ़ी रुचि थी। कश्मीर में शालीमार और निशात बाग का निर्माण करवाया गया था जहांगीर के द्वारा, जो कि आज भी स्थित है और काफ़ी सुंदर जगह है, सुंदर बाग है, घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में मुगल संगीत जो है वो अपनी चरम सीमा पर थे, क्योंकि इनको काफ़ी पसंद था, तो संगीत को बढ़ावा देने के लिए ये काफ़ी काम किया करते थे बड़े खतरनाक राजा। मार पिटाई, लोगों को मारते पीटते रहते थे, प्रताड़ित रहती थी प्रजा इनके शासनकाल में। लेकिन इनका सॉफ्ट कॉर्नर एक ये भी था कि इनको संगीत काफी पसंद था और बाग बगीचे का शौक था। जहांगीर के बाद जो है, जहांगीर की मृत्यु जो है वो हो जाती है 1627 ईस्वी में। और उसके बाद इनका जो बेटा शाहजहां, वो बैठता है गद्दी पर। शाहजहां का जो है ओरिजिनल नाम जो है या फिर चाइल्डहुड नेम है वो था खुर्रम खान। खुर्रम खान शाहजहां का ओरिजिनल नाम, एग्जाम में पूछता है खुर्रम खान किसका असली नाम था? तो शाहजहां आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, शाहजहां जो है ये भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा राजा नहीं था, लेकिन जहांगीर से कम बदमाश था। इसने जो है, शाहजहां ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी कि उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर पर अपने जो एंसेस्टर्स के जीते हुए राज्य थे, जैसे बाबर के जीते हुए इलाकों को हमने पढ़ा था जब हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं था। तो कई राज्य जो है वो दूसरे राजाओं द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए थे। तो उन सभी क्षेत्रों को वापस लाने के लिए इसने कई वॉर किए और एक वॉर की सीरीज चलाई थी शाहजहां ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, जिसके अंतर्गत इसने कांधार को अपने अधीन मिला लिया था। और इसके अलावा शाहजहां ने दक्षिण में भी अपनी सल्तनत का प्रसार किया था। और दक्षिण को उस समय जो देखिए डेक्कन या दक्कन कहा जाता था, और उसमें जो है शाहजहां ने खंदेश, बेरार, तेलंगाना और दौलताबाद को अपने अधीन मिला लिया था। तेलंगाना वही है जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना था, वही तेलंगाना था। ये तेलंगाना वही वाला तेलंगाना है। इसके बाद जो है शाहजहां अपने शासन के लास्ट या अंतिम शासन काल में, मतलब अपनी मृत्यु से पहले जब ये बूढ़ा हो चला था, इसका शासन का अंत होने वाला था, उस वक्त इसको जो है काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस मिला। इसके जो चारों बेटे थे वो आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे थे, जिससे कि बेचारा काफ़ी दुखी रहता था। अब शाहजहां के चारों बेटे कौन कौन थे? तो दारा सिको सबसे बड़ा था, जिसको शाहजहां ने क्राउन प्रिंस बना के रखा था या फिर उत्तराधिकारी जिसको मानते थे शाहजहां, वो था दारा सिको। इसके बाद सूजा था, जिसको शाहजहां ने गवर्नर का बनाया था। कहाँ का गवर्नर? तो बंगाल का गवर्नर। मुराद बख्श इसका तीसरा बेटा, जिसको इसने मालवा और गुजरात का गवर्नर बनाया था। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, औरंगजेब। औरंगजेब को जो है शाहजहां ने दक्षिण का गवर्नर बनाया था। शाहजहां को पता था, ये बचपन से ही देखते आता है कि इसके चारों बेटे जो है वो सत्ता के लिए यानी कि थ्रोन के लिए लड़ाई किया करते थे। तो इसने पहले ही सभी में इलाके बांट दिए थे। एक को बना दिया बंगाल का गवर्नर, सुजा को बना दिया था बंगाल का गवर्नर। मुराद बख्श को बना दिया था मालवा और गुजरात का गवर्नर। औरंगजेब को बना दिया था डेक्कन का गवर्नर। लेकिन लालच, लालच जो है सबसे बड़ी और सबसे बुरी चीज है। जब वो भी जब सत्ता के लिए हो तब तो और खतरनाक रूप ले लेती है। और इसी के कारण जो है इनके चारों बेटों में घमासान लड़ाई होती है और अंत में जो है औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को हरा देता है और मुगल साम्राज्य का शासक बन जाता है। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में भारत में आर्किटेक्चर जो है वो अपनी चरम सीमा पर थी। शाहजहां को आर्किटेक्चर का काफ़ी शौक था। जितने भी मैक्सिमम जो भारत के बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं या इम्पोर्टेंट
स्ट्रक्चर्स हैं वो मैक्सिमम जो है शाहजहां के काल में ही बने थे। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। इसके अलावा हमारा रेड फोर्ट, जहाँ पर झंडा फहराई जाती है, कब फहराई जाती है आप लोग बताइए कमेंट में, 15 अगस्त या 26 जनवरी। वो भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, जिसको बाद में ब्रिटिशर्स ने अपना कार्यालय बना लिया। और उसके बाद आज जो है रेड फोर्ट को तो लाल किले के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं, जो बनाया गया था लाल बलुआ पत्थर से। और सबसे फेमस जो थी स्ट्रक्चर शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इनकी पत्नी मुमताज महल की याद में, जिसको कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी शामिल किया गया है, वो था, क्या था बताइए? तो ताजमहल, आगरा का ताजमहल, जिसको कि सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनवाया गया। ये भी जो है ताजमहल ने बनवाया, जो बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। शाहजहां को म्यूजिक का भी शौक था, शाहजहां को स्कल्पचर का भी शौक था। शाहजहां जो है कला में इनकी रुचि काफ़ी थी। शाहजहां का सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन जिसको कहा जाता है, जिसकी स्पेशलिटी क्या थी? तो ये हीरे जवाहरात से तो बना ही था, लेकिन कोहिनूर हीरा सबसे मूल्यवान, जो कि अभी लंदन में है, वो पीकॉक थ्रोन में ही लगा हुआ था। अब पीकॉक थ्रोन भारत से बाहर कैसे गया था? तो नादिर शाह का इन्वेजन होता है मुगल सल्तनत के बाद में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में। तो नादिर शाह जो है लुटेरा था। कैसा लुटेरा था? तो वही मोहम्मद गौरी के और गजनी के टाइप का आया था भारत में, लूटपाट करके ले जाना था, क्योंकि पैसा तो काफ़ी था भारत में। तो ये जब भारत में आता है तो ये अपने साथ जो है पीकॉक थ्रोन को ले जाता है। पीकॉक थ्रोन इतना भारी था कि उस समय जो है नादिर शाह और कुछ नहीं ले जाता है, केवल पीकॉक थ्रोन या फिर मयूर सिंहासन को भी लेके जाता है। और मयूर सिंहासन का एक और नाम भी था, जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछता है। क्या नाम था? तो मयूर सिंहासन को जो है तख्त ए ताऊस, तख्त ए ताऊस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शाहजहां के बाद जो है शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1658 ईस्वी में। अब मृत्यु कैसे होती है? तो ये बंदी बना लिया जाता है अपने बेटे औरंगजेब के द्वारा और कारावास में डाल दिया जाता है। बाद में वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मर जाता है तब फिर इसका जो बेटा है वो इसके या जो कब्र बोलिए या टॉम बोलिए वो बनवा देता है ताजमहल में ही, इसकी पत्नी मुमताज महल के बगल में या फिर उसके कब्र के सामने में। तो शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो बैठता है औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक बोलिए या पावरफुल शासक बोलिए, क्योंकि यही ऐसा लास्ट काबिल राजा था मुगल सल्तनत का जिसने अपने शासनकाल को एक लंबे समय तक रखा। इसके बाद जितने भी इसके सक्सेसर्स हुए वे बहुत ज़्यादा केपेबल नहीं थे और उनको बहुत जल्दी जो है हटा दिया गया था गद्दी पर से। तो औरंगजेब जब बनता है राजा, तो उसके पहले शाहजहां था, अपने 3 भाइयों को मारकर जो है या हरा कर बनता है औरंगजेब राजा। ये जो है औरंगजेब का शासनकाल काफ़ी क्रूर शासनकाल था। इसके शासनकाल में कई रिवोल्ट हुए, क्योंकि इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो बहुत ख़राब थी। इसका बस एक ही लक्ष्य था, इसका मानना बस एक ही था कि दुनिया में एक ही रिलीजन होना चाहिए और वो होना चाहिए इस्लाम। और इस्लाम में भी क्या? तो इस्लाम में भी सिर्फ सुन्नी, क्योंकि ये लोग जो है वो सुन्नी वंश के थे। इस्लाम में 2 कैटेगरीज होती है, एक सिया और एक सुन्नी। तो औरंगजेब जो है वो सुन्नी का था और ये सिया से काफ़ी नफरत करता था। अब देखिए इसमें इसके शासनकाल में क्या क्या होता है। तो ये कंसिडरेबली लास्ट मुगल एम्परर था, महत्वपूर्ण, ये तो हमने पढ़ लिया। इसने जो है औरंगजेब ने खुद को टाइटल दे दिया था, खुद को उपाधि दी थी आलमगीर की। आलमगीर का मतलब होता है वर्ल्ड कॉन्करर, विश्व विजेता। अब खुद को उपाधि दे दी आलमगीर की, बताइए। इसके शासनकाल में जो है जाट, सतनामीस और सिख, इन तीनों के द्वारा जो है काफ़ी रिवॉल्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी हार्श रिलीजियस पॉलिसी थी, काफ़ी क्रूअल था। इसी से परेशान होकर विद्रोह हो गए थे। देखिए इतिहास से हमें ये बताता है, इसकी जानकारी देता है कि विद्रोह तभी होता है जब लोग परेशान होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जब हमने पढ़ी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था सुख समृद्ध थे लोग, समाज में जो है इक्वालिटी थी, लोग अपने काम से खुश थे। तो इसीलिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी विद्रोह या रिवोल्ट देखने को नहीं मिला। वो जो है बाढ़ या कोई बीमारी फैली थी, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चला है, उसके कारण जो है वो सभ्यता नष्ट हुई थी। लेकिन वैदिक पीरियड जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में ऋग वैदिक काल में तो सब ठीक था, लोग आराम से खा पी रहे थे, जी रहे थे, काम धाम ठीक चल रहा था। लेकिन जब जैसी लेटर वैदिक पीरियड में समाज में वर्ण व्यवस्था लागू होती है, कास्टिज्म आता है, तब उसमें क्या है,
जो कमज़ोर रहते हैं उनको दबाया जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो राजाओं द्वारा शूद्रों को बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ बताते थे, दूसरों को कुछ समझते ही नहीं थे। दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो मतलब जैसे उनके लिए कोई काम के नहीं। तो इसीलिए जो है उस समय से हमने जो है विद्रोह देखना शुरू किया। उसके बाद जब राजा बनने लगे, लोग राज्य स्थापित करने लगे, महाजनपद बने, तो उसमें भी हमने देखा कि जो भी राजा बहुत ज़्यादा क्रूर था, प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, तो अत्याचार से परेशान होकर कोई ना कोई रिवोल्ट कर देता है या फिर कोई दूसरा राजा जो है आक्रमण करके उसको हराता था। तो जब कभी भी क्रूरता बढ़ती है, लोग तबाह हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसके बाद ही जो है रिवॉल्ट भड़कता है, जो कि हमें औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आलमगीर की उपाधि खुद को दे ही दी थी। इसके अलावा ये अपने आप को जिंदा पीर कहता था कि ये काम सारे खराब, मंदिर तोड़ दिए, लोगों की रिलीजन को महत्व नहीं देता था, जजिया कर जो अकबर ने हटाया था उसको फिर से लगा दिया, सिखों के जो 90 गुरु थे तेग बहादुर उनको मरवा दिया था, लेकिन टाइटल क्या दिया खुद को, जिंदा पीर, मतलब सूफी सेंट के समान खुद को समझता था। इसके अलावा औरंगजेब की एक और महत्वपूर्ण बात है इसके शासनकाल से जुड़ी, जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, ये जो है ये राज खजाने का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये अपना जो जीवन निर्वाह है, अपना खर्चा जो है वो चलाता था कैसे, तो टोपी सिलकर ये कैप बनाता था, उसको बेचता था और उसी से जो है अपना खर्चा निकालता था, अपनी ज़रूरतों की सामान को खरीदता था। राज खजाने से ये पैसा नहीं लिया करता था। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। तो इसका सपना था कि इंडिया को जो है इस्लामिक स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देना, और इसने जो है अपने शासनकाल में संगीत पर लगा दिया था प्रतिबंध। इसको संगीत पसंद नहीं था तो बोला कि भाई जब मेरे को पसंद नहीं है तो कोई नहीं सुनेगा। संगीत को पूरी तरह से बैन कर दिया। इसके अलावा झरोखा दर्पण, अब झरोखा दर्पण क्या था, तो झरोखा दर्पण जो है ये अकबर के द्वारा जो दिल्ली दरबार शुरू किया गया था उसी का नाम पहले झरोखा दर्पण था। इसमें क्या था कि दिन में एक बार जो है राजा आता था बाहर और प्रजा से मिलता था, दरबार लगती थी, तो उसी को जो है झरोखा दर्शन कहा जाता था। इसको जो है इसने टोटली बैन कर दिया, कम्प्लीटली बंद करवा दिया। इसके अलावा हिंदू फेस्टिवल्स जो थे जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, इसको जो है इसने कम्प्लीटली बंद करवा दिया। जो भी मनाया जाएगा उसको जो है जेल में डलवा देता था या मरवा देता था। और ना केवल हिंदू पर, बल्कि मुहर्रम फेस्टिवल जो है, जो कि मुस्लिमों का एक प्रमुख त्योहार है, उसको भी इसने बंद करवा दिया था। पागल टाइप का आदमी था, क्या करता था क्या नहीं इसको कुछ पता नहीं चलता था। और रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स या फिर राज्य के जो खगोल शास्त्री होते थे, ज्योतिष होते थे, उनको इसने काम से निकाल दिया। ऐसे कई प्रकार के आलतू फालतू काम औरंगजेब करता गया, जिसके कारण कि लोग काफी परेशान थे। औरंगजेब जो है इसने मथुरा और बनारस में कई मंदिरों को तोड़वा दिया। मथुरा बनारस देखिए, ये दोनों शहर जो है ये हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे भारत के। कई मंदिर, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। बनारस भी वैसे ही हमारे रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू के कई इतिहास के जो साक्ष्य है वो इन दोनों जगह से मिले। कई मंदिरें हुआ करती थी जिनको कि औरंगजेब ने विध्वंस कर दिया। 1679 1679 ईस्वी में जजिया टैक्स हटा दिया, जिसके बारे में बात कर चुके हैं पहले ही। पिलग्रिम टैक्स भी हटा दिया, मतलब हटाया नहीं, सॉरी, री इम्पोज कर दिया। हटाया तो गया था अकबर के द्वारा, इसने जो है दोबारा से लगा दिया। जनता और परेशान, ऐसी तो दुनिया भर के टैक्स उस पर जो हटाए गए टैक्स थे उसको भी फिर से लगा दिया। इसके अलावा आलमगीर जो है इसने डेक्कन यानी कि दक्षिण पर काफ़ी आक्रमण किए थे, क्योंकि दक्षिण में जो है मराठास थे। मराठाओं ने कभी भी जो है मुगलों की गुलामी या फिर संबंधी स्वीकार नहीं की थी, तो ये काफ़ी आक्रमण करता था। और सबसे बड़ी बात, जो ये दक्षिण से क्यों खफा था, दक्षिण इसको क्यों पसंद नहीं था, उसको जीतना क्यों चाहता था, क्योंकि वहाँ पर जो है सिया मुस्लिम रहा करते थे और ये था सुन्नी, पसंद नहीं करता था, चाहता था कि इसका जो रिलीजन है सब वही माने, तो इसीलिए दक्षिण से काफ़ी नफरत करता था। सबसे महत्वपूर्ण जो इसने असैसिनेशन करवाया था वो था सिख गुरु तेग बहादुर। 90 गुरु थे सिखों के, उनको मरवा दिया था औरंगजेब ने। क्यों मरवा दिया, क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूलने से मना कर दिया था। इसीलिए जो है इस्लामों के खिलाफ सिखों का काफ़ी बड़ा रिवोल्ट हो गया, काफ़ी मार पिटाई, लड़ाइयाँ लड़े सिखों ने
और मुगलों से काफ़ी नफरत करते थे सिख, क्योंकि उनके दो गुरु जो थे, गुरु अर्जन देव जिन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की स्थापना करवाई थी, उनको किसने मरवा दिया था? तो जहांगीर ने मरवा दिया। और नवे गुरु गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया गया किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। देखिए अजीब सी बात है, जिसका पिता अकबर, जिसने अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दी थी, किसको दी थी आप लोग बताइए? अर्जन देव को दी थी या फिर गुरु रामदास को दी थी? आंसर जो है आप लोग कमेंट में लिखिएगा। उसने अमृतसर बसाने के लिए दी, होली सिटी बसाने के लिए दी थी जमीन दान में, और उन्हीं के पुत्र ने सिखों के गुरुओं को मरवा दिया। तो रिवॉल्ट तो भड़कना ही था। तो रिलीजियस पॉलिसीज काफ़ी ख़राब थी आलमगीर की, जिसके द्वारा, जिसके कारण, जिसके रिजल्ट के तौर पर उनको, किसको? तो आलमगीर को, आलमगीर यानी कि औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि जिसको मिली हुई थी, को राजपूत, मराठा और सिख के काफ़ी विद्रोहों का सामना करना पड़ा। और ये तीनों जो थे और इनके साथ अन्य हिंदू जो संगठन थे, वो मुस्लिमों के कट्टर दुश्मन बन गए थे और मुगल साम्राज्य के खिलाफ हो गए थे। इसके बाद जो है अंत में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके शासनकाल का अंत हो जाता है। लेकिन इसकी जो कर्म कांड थे, जो इसने दुर्गति फैला दी थी, उससे लोगों में मुगलों के खिलाफ इतना गुस्सा भर गया, इतने क्रोध में आ गए थे, राजपूत हो गए, मराठा हो गए, सिख हो गए, और यही नहीं बल्कि इस्लाम में जो सिया मुस्लिम हुआ करते थे उनमें भी इनके प्रति इतने विद्रोह की भावना हो गई थी कि इसके बाद जो है कोई भी मुगलों का राजा उतना प्रभावशाली नहीं रहा और जल्द ही मुगल सल्तनत का अंत हो गया। अंतिम राजा था जो था मुगल सल्तनत का, वो था बहादुर शाह जफर, जिसको कि 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा रंगून भेज दिया गया था जेल में डालने के लिए। क्यों भेजा गया था? तो विद्रोह में सम्मिलित हो गया था, उतना खास राजा था नहीं, ताकत उकत कुछ बहुत ज़्यादा थी नहीं। 57 में 1857 के रिवोल्ट में अपना योगदान देने गया, कुछ नाम कमा ले सोचा, पकड़ा गया। हार तो गए थे हम लोग ब्रिटिशर से बुरी तरीके से 1857 में, जिसके बाद जो है कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और क्राउन रूल करने लगता है इंडिया में। ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक ओवरव्यू के तौर पे बस इतना जान लीजिए। तो उसमें हार हो जाती है, तो बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स भेज देते हैं रंगून कारावास में। इसके अलावा देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे जहांगीर का जो शासनकाल था, जहांगीर के शासनकाल में पहली बार कोई यूरोपियन भारत में आया था। सबसे पहले तो वैसे 1498 में वास्को डिगामा आया था, लेकिन जो इंग्लैंड का आदमी था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। और उसके बाद सर टॉमस रो भी आए थे। कैप्टन हॉकिंस पहला ब्रिटिशर्स था जो कि सी रूट से आया था, और टॉमस रो बाई रोड या फिर भूमि के रास्ते से आए थे। तो ये जहांगीर की विशेषता थी। और इसके साथ ही मुगल सल्तनत में साहित्य जो था, गजल वगैरह जो है, संगीत के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ था। आर्किटेक्चर्स, गजब गजब के आर्किटेक्चर्स बनाए गए थे। मुगलों की विशेषता थी कि ये लोग जब बनाते थे महल या फिर अपना जो राजमहल हो गया या कोई भी आर्किटेक्चर बनाते थे, तो क्योंकि उस समय तो बिजली भी पंखा उंखा था नहीं, तो हवा कैसे आएगी, महल ठंडा कैसे रहेगा, तो उसके लिए जो नहरें बनवाते थे। और वो नहरें जो है, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का इनका महल है, तो महल के बीचों बीच से नदियों को नहरों के द्वारा पार करते थे, जिससे कि पूरे स्ट्रक्चर की जो है कूलिंग होती रहे। अगर ताजमहल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी फोटो देखेंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जमुना नदी जो है आगरा में, वो ताजमहल के बीचों बीच से पार होती है। उसी प्रकार जो है इनके सारे महल और सारे स्ट्रक्चर्स बनते थे। तो गजब के आर्किटेक्चर्स भी देखने को मिलते हैं हमें मुगल साम्राज्य में। और साथ ही साथ आधुनिक हथियार, तोपे, आर्टिलरीज, जो है इनकी खोज भी बाबर द्वारा ही की गई थी। वही पहली बार भारत में गन पाउडर, आर्टिलरीज इनको लेकर आया था, जिसके कारण जो है उसने काफ़ी लड़ाइयाँ जीती थी। अपने शासनकाल में तो एक भी हारा नहीं था भारत में। पहले भले अफगानिस्तान में काफ़ी हारा हुआ राजा हुआ करता था, लेकिन यहाँ सब जीत गया था। इन सब पर एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जो है आर्किटेक्ट्स देखेंगे मुगल एम्पायर के। और इस वीडियो में हमने जो है अभी पूरी तरीके से मुगल सल्तनत हमारा आज हो जाता है ख़त्म। लास्ट राजा बहादुर शाह जफर था। इसका एक ओवरव्यू हम लेके आएंगे, जिसमें हम एक ही लेक्चर में पूरे मुगल सल्तनत को एक रिवीजन के तौर पे ख़त्म करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमारे इसी लेक्चर पर आधारित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो देखिए पहला क्वेश्चन था जहांगीर वाज डाइड इन, जहांगीर की मृत्यु कब होती है? ऑप्शन ए 1627, ऑप्शन बी 1628, ऑप्शन सी 1670 या ऑप्शन डी 1629। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1627। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उसको आप लोग कमेंट में अपना आंसर लिखिए और लास्ट में टैली कीजिएगा कि आपका जो है कितना सही हुआ है और अपने मार्क्स शेयर कीजिएगा कमेंट में। अगला प्रश्न है विच मुगल एम्परर असैसिनेटेड गुरु अर्जुन देव? गुरु अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था? किस मुगल शासक ने मरवा दिया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जहांगीर। जहांगीर ने जो है गुरु अर्जन देव को मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था? क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूलने से मना कर दिया था, इसीलिए क्रोध में आकर मरवा दिया। अगला प्रश्न है व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां? नूरजहां का असली नाम या फिर ओरिजिनल नाम क्या था? ऑप्शन ए है मेहरुनिसा, ऑप्शन बी है अर्जुमन बानू बेगम, ऑप्शन सी है हमीदा बेगम या ऑप्शन डी चांद बेगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो है नूरजहां का असली नाम था। इसके अलावा इनको टाइटल्स क्या क्या मिले थे? तो टाइटल्स मिले थे, पहला तो हो गया पातशाह बेगम, इसके अलावा नूर महल का भी खिताब दिया गया था, और नूरजहां का मतलब होता है तो लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी सुंदर थी कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। अगला प्रश्न है मुमताज महल वाज डॉटर ऑफ? मुमताज महल किसकी पत्नी थी? तो पहले तो बताइए इनका असली नाम। तो असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमन बानू बेगम। और पुत्री किनकी थी? तो ऑप्शन ए है असाफ खान, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी अहमद शाह या ऑप्शन डी अहमद खान। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए असफ खान। असफ खान की पुत्री थी मुमताज महल। असफ खान कौन? तो नूरजहां के भाई। शादी किससे हुई थी मुमताज महल की? तो शाहजहां। असली नाम क्या था? तो खुर्रम। और असफ खान के क्या लगेंगे? तो भांजे लगेंगे। भाई बहन में शादी करवा दी इन्होंने। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ शाहजहां? शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए खुर्रम, ऑप्शन बी सलीम, ऑप्शन सी दारा सिको या ऑप्शन डी खुसरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए खुर्रम। शाहजहां का असली नाम या फिर बचपन का नाम जो है वो था खुर्रम। सलीम की इसका नाम था, तो सलीम था जहांगीर का असली नाम। दारा सिको शाहजहां के बड़े बेटे, जिसको शाहजहां ने क्राउन प्रिंस या फिर उत्तराधिकारी बनाया था, राजा बनाना चाहते थे। खुसरो जो है जहांगीर के पुत्र थे। काफी अत्याचार होता है इन पे, बंद कर दिया गया था जेल में, किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। पगला राजा था, फालतू आदमी था एकदम जहांगीर। अगला प्रश्न है शालीमार बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी आलमगीर या ऑप्शन डी अकबर। तो किसके द्वारा बनवाया गया था शालीग्राम? तो वही जिसको बाग बगीचे काफी पसंद थे। किसको पसंद थे? तो जहांगीर को पसंद थे। सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग। शालीमार बाग के साथ ही उसने एक और बाग बनवाया था जिसका नाम था निशांत। दोनों कहाँ स्थित? तो दोनों J&K। ऐसी कश्मीर को धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता है, काफी सुंदर जगह है, वहां पर काफी बाग बगीचे हैं, और एंशियंट टाइम में तो उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ी हुई थी। आज भले आतंकवादी घूमते हैं, लेकिन एक टाइम में बौद्धिस्ट का घर हुआ करता था, काफी शांति थी वहां पे। लोग जो हैं, यहाँ तक कि मुगल शासक में शाहजहां वगैरह जो है, ये लोग छुट्टी मनाने के लिए जाया करते थे कश्मीर में। इसके अलावा जो है शाहजहां, इसने बनवाया था रेड फोर्ट, ताजमहल, और कई स्ट्रक्चर्स बनवाए गए थे इसके द्वारा। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। आलमगीर औरंगजेब का नाम था, खुद को दे दी थी उपाधि आलमगीर की। और इसके अलावा जिंदा पीर कहता था खुद को। काम थे सारे शैतान वाले और नाम दे दिया था जिंदा पीर। और अकबर तो जो है तीसरा राजा, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल सल्तनत जिसको कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गॉट द टाइटल ऑफ जिंदा पीर? जिंदा पीर की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर या ऑप्शन डी दारा सिको। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है हु रीइम्पोज्ड जजिया पिलग्रिम टैक्स? जजिया और पिलग्रिम टैक्स यानी कि जो तीर्थयात्रियों पर कर लगाया जाता था, वो किसके द्वारा लगाया गया था? लगाया गया तो था इस शुरुआत में दिल्ली सल्तनत में, लेकिन दोबारा किसके द्वारा लगाया गया था? अकबर ने हटवा दिया था और फिर से लगवाया था इसको औरंगजेब ने। सही उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है औरंगजेब डाइड इन? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1707, ऑप्शन बी है 1708, ऑप्शन सी है 1709 या ऑप्शन डी 1706। तो सही आंसर है, राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? मुगल अंतिम मुगल शासक जो है वो कौन था? ऑप्शन ए है दारा सिको, ऑप्शन बी है खुर्रम खान, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर
या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल एम्परर था। इसके बाद मुगल साम्राज्य जो है खत्म हो जाता है। और खत्म तो ऐसे पहले ही हो जाता है, कोई खास ये लोग राजा थे नहीं, लेकिन ऑफिशियली जो है बहादुर शाह जफर को जब रंगून भेज दिया जाता है कारावास में, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में जो है हमने मुगल सल्तनत को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया आज। ये हमारा लास्ट वीडियो था मुगल सल्तनत पे। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, जो है मॉडर्न हिस्ट्री, उसको शुरू करेंगे और देखेंगे कैसे पश्चिमी देश से आए हुए जो पहले लोग केवल व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी लगा के भारत के राजाओं को पहले कमज़ोर बनाया, इनको जो है निकम्मा कर दिया, और फिर पूरे इंडिया पर जो है राज करने लगे और यहीं का पैसा यहीं से लूट के जाने लगे और यहीं के लोगों से मजदूरी करवाते थे और गुलामों की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते थे। इसके अलावा जो है हमारे लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देख लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें आपको सारे वीडियो जो है लाइन से मिल जाएंगे। आपको वीडियोस खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। और अगर लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे की वीडियोस जो है उसको समझने में या फिर आपकी जानकारी जो है वो अधूरी हो जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आपके लटक सकते हैं। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और लिंक यहाँ पर भी दिया गया है। इसको टाइप कीजिए, टेलीग्राम पर डालिए, आपको मिल जाएगा हमारा ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है AB स्टडीज़ नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जो है लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। थैंक यू।